और इन्हीं खास शक्तियों को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो क्या ये सच में किसी सुपर हीरो की शक्तियों जैसी है? हाँ, काफी हद तक। जैसे एक सुपर हीरो की शक्तियां उसे हर खतरे से बचाती हैं, वैसे ही ये अधिकार हर नागरिक को एक सम्मान से भरा और आजाद जीवन जीने में मदद करते हैं। चलो, आज की क्लास इन्हीं सुपर पावर्स पर करते हैं। लेकिन टीचर, इन्हें सिर्फ अधिकार क्यों नहीं कहते, महाशक्तियां या सुपर पावर्स क्यों? बहुत बढ़िया सवाल। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ नियम नहीं है अनन्या। ये वो गारंटी हैं जो हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने का मौका देती हैं। देखो, इसे ऐसे समझो, मौलिक अधिकार किसी भी इंसान के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जैसे हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं ना, ठीक वैसे ही इन अधिकारों के बिना कोई भी इंसान अपनी काबिलियत को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकता। ये हमारे व्यक्तित्व के विकास की नींव है। पर टीचर, कानून तो हमें और भी बहुत सारे अधिकार देता है, तो फिर उनमें और इन मौलिक अधिकारों में फर्क क्या है? बिल्कुल, और यहीं पर इनकी असली सुपर पावर समझ आती है। देखो, मौलिक अधिकारों की गारंटी खुद हमारा संविधान देता है। मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वहीं जो सामान्य कानूनी अधिकार होते हैं वो साधारण कानूनों से मिलते हैं और उनकी सुनवाई के लिए हमें पहले निचली अदालतों में जाना पड़ता है। चलो, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 में 44th संशोधन के बाद इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब ये अधिकार आज भी है, लेकिन अब उस सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सुपर पावर वाली गारंटीज के साथ नहीं है। तो इन अधिकारों को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? इसका जवाब है संविधान की ढाल से। संविधान ने खुद ही एक ऐसी ढाल बना दी है जो ये पक्का करती है कि इन अधिकारों को कोई छीन ना सके। आओ देखते हैं ये ढाल काम कैसे करती है। एक मिनट टीचर, ये अधिकार हमें बचाते किससे हैं? किसी दूसरे इंसान से? बहुत जरूरी सवाल पूछा है तुमने। ये अधिकार हमें मुख्य रूप से राज्य यानी सरकार और सरकार से जुड़े संस्थाओं की मनमानी से बचाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य या द स्टेट का मतलब क्या है। इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं, बल्कि हमारी संसद, राज्यों की विधानसभाएं, नगरपालिका, पंचायतें और यहाँ तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। ये अधिकार हमें इन सभी के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। और अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों को कम करता हो, तब क्या होगा? अरे, उसके लिए तो संविधान ने एक बॉडीगार्ड तैनात किया है, अनुच्छेद 13। ये बॉडीगार्ड साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से टकराएगा वो उसी वक्त शून्य हो जाएगा, मतलब रद्द माना जाएगा। इसी को अदालतों की न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहते हैं। पर टीचर, क्या संसद संविधान में ही बदलाव करके इन अधिकारों को छीन नहीं सकती? इस सवाल पर तो अब यकीन नहीं करेंगे। संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच दशकों तक एक ऐतिहासिक लड़ाई चली। पहले शंकरी प्रसाद केस में कहा गया, हाँ संसद बदल सकती है। तो फिर गोलकनाथ केस में कहा गया, नहीं बिल्कुल नहीं बदल सकती। आखिरकार 1973 में केशवानंद भारती केस में एक फाइनल फैसला आया। संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ भी नहीं लगा सकती। और इसी एक फैसले ने हमारे लोकतंत्र की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। तो इस मजबूत सुरक्षा कवच को समझने के बाद चलो अब उन 6 मुख्य सुपर पावर्स के बारे में एक-एक करके जानते हैं जो हर भारतीय नागरिक को मिली हैं। 6 अधिकार, इन्हें लाइन से याद रखना तो मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस ये एक वाक्य याद कर लो। समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया। ये एक लाइन तुम्हें सारे अधिकार क्रम से याद दिला देगी। तो पहला शब्द है समता, यानी समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। किसी के भी साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके मिलेंगे। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है और कोई भी महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियां नहीं लगा सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे कहानी की तरह समझो अनन्या। सबसे पहले तुम्हें कुछ कहने और अपने विचार रखने की आज़ादी मिली। जब तुमने अपनी बात रखी तो तुम्हारी बात सुनकर कुछ लोग शांति से इकट्ठा हुए
फिर तुम सब ने मिलकर एक संगठन बना लिया। संगठन बनाकर तुम लोग पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने गए। जहां अच्छा लगा वहां रहने और बसने की भी आज़ादी मिली। और आखिर में अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी भी मिल गई। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो किसी भी तरह की बेगारी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम पर रोक लगाता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अपने विश्वास और पूजा पाठ को मानने की पूरी आज़ादी देता है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देता है। टीचर, हमारी ट्रिक का आखिरी शब्द था उपचार। इसका क्या मतलब है? अनन्या, तुमने सबसे जरूरी सवाल अब पूछा है। देखो, हमने 5 अधिकारों की बात तो कर ली, लेकिन इस छठे अधिकार के बिना वो सारे अधिकार बस कागज के टुकड़े बनकर रह जाते। ये छठा अधिकार ही उन सबका असली रक्षक है। इस अधिकार के बारे में खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं इसी का नाम लूंगा। ये संविधान की आत्मा और इसका हृदय है। और ये है हमारा छठा और आखिरी मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। ये वो मास्टर की है जो बाकी सभी अधिकारों के दरवाजे खोलती है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो ये अनुच्छेद उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह के खास आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं। ये हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले औजार हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी को गैर कानूनी हिरासत से बचाता है, और परमादेश किसी सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। ये सभी रिट्स पक्का करते हैं कि अधिकार सिर्फ किताबों में ना रहें, बल्कि असल जिंदगी में काम आए। अब मैं समझी टीचर, तो ये अधिकार सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये तो वो नींव है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये अधिकार हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं और हर किसी को एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देते हैं। इसीलिए ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये हर नागरिक के हाथ में दी गई वो शक्ति है जो ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता जनता के लिए है, जनता सत्ता के लिए नहीं। तो अनन्या, अब जब तुम अपनी इन शक्तियों के बारे में जान गई हो, तो जरा सोचो कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन अधिकारों का रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि हमारा लोकतंत्र और भी